एक सवाल आया, आपको खोलने पड़ गए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 810 के लिए। एक सवाल आया, आपने वो बंद किए, जब करके आप आए अदर, और अदर में से आपने खोला कंपाइलेशन। फिर एक और सवाल आ रहा है जिसमें ये दोनों बंद हो जाएंगे और क्या खुल जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स का फ्रेमवर्क खुल जाएगा। तो ये 3 सवाल 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड या 3 डिफरेंट फ्रेमवर्क से हमने आंसर करने हैं। मेरे लिए ये सवाल एक दफा पढ़िएगा, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये सवाल को रीड करें, 7:45 हुए हैं, आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से। जिस सवाल को रीड कर रहे हैं, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से रीड करें। जी, सवाल को शुरू करते हैं। आपको बना दिया है पार्टनर, ठीक है, और क्लाइंट आपके पास आया,
क्लाइंट कह रहा है कि जनाब हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो अब आपने देखना है कि क्या आप उसका ऑडिट कबूल करते हैं या नहीं करते। कुछ मसले हैं इस सवाल में जिसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तो ये सवाल बना। I hope you are doing well. I have been in negotiation with the CEO of Sweet Tooth Private Limited about providing multiple services for the year ending 31 दिसंबर 24, जो कि एक फैमिली मैनेज्ड एंटरप्राइज है, और पिछला ऑडिट आप नहीं कर रहे थे, करीम आयशा एंड कंपनी कर रही है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं एक फैमिली मैनेज्ड सेक्टर के अंदर। कंपनी का नाम है स्वीट टूथ लिमिटेड, यहाँ लिख देते हैं स्वीट टूथ लिमिटेड। Company has faced financial difficulties since the onset of COVID-19, witnessing a significant decline in revenue, losses for the last 4 years. Due to this challenging financial मसले, ये अपना लोन भी टाइम पे पूरा नहीं फुलफिल कर पाई और अब चाहते हैं कि ये रिस्ट्रक्चर करें। इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ ने मुझे सबसे बड़ा एक इशू निकाल कर दे दिया कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी खराब है, इसके ऊपर सारे लबैक कहते हैं। क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? ये पैराग्राफ पढ़ के आपके माइंड में नहीं आता कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है? ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? ये लाइन पढ़ के या ये पैराग्राफ पढ़ के कंपनी की जो माली हालियत है उसके ऊपर आपको अफसोस नहीं होता? होता। तो मैंने साइड पे कर दिया एक मसला। अच्छा, STL's owner highly value the impactful management consultancy services जो कि हमारी फर्म प्रोवाइड करती है। They are eager to engage our consultancy expertise to revitalize their marketing and sales department. They believe that there has been a lack of evolution in their marketing and sales. They hope that our consultancy can guide them out of their financial challenges. Since our firm, मैं जरा कलर चेंज कर लूं, since our firm also offers audit, वो कहते हैं कि चलो तुम ऑडिट भी करते हो तो ऑडिट भी करवा लेंगे, ये भी करवा लेंगे। मगर वो नीयत किसकी लेकर आए हैं? कंसल्टेंसी की लेकर आए। नीयत क्या है? अश्योरेंस या नॉन अश्योरेंस? नीयत है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज की। बट जब उनको पता चला कि हम ऑडिट भी करते हैं तो उन्होंने कहा चलो ऑडिट भी कर दो और हमें दोनों के लिए हायर करना चाहते हैं। मगर अब सवाल ने मजीद ओपन कर दिया कि प्राइमरी इंटरेस्ट वो है कंसल्टेंसी में। प्राइमरी किस में है? कंसल्टेंसी में। इसका मतलब ये है कि दे do not rely much on our audit skills but are more in comfort with consultancy skills। ठीक हो गया? तो इससे जो इशू निकल आया वो ये है, प्रोवाइडिंग assurance and non-assurance services। अब assurance भी देनी पड़ेगी और
नॉन अश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, और दोनों याद रखिएगा डिस्टिंक्ट। हमारी कोशिश क्या होती है कि थ्रेड से बचा जाए, और थ्रेड से बचने के लिए मुझे बताइए कि दोनों की टीम सेम होनी चाहिए। अगर बीइंग द पार्टनर, बीइंग अ फर्म, मुझे थ्रेड से बचना है, तो जरा मुझे बताइए कि आप दोनों केस में टीम सेम रखूं? मुझे टीम को सेम नहीं रखना। कंपनी का सीईओ कहता है कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे कुल मिला के, ईयर एंड 31/12 अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स पर, कहानी खत्म। भाई, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यस दे आर। वो चाहते हैं कि अश्योरेंस भी दें, नॉन अश्योरेंस भी दे, बिल्कुल। फाइनेंशियल पोजीशन थकी हुई है, बिल्कुल। चौथा मसला ये है कि वो आपको फी ऑफर कर रहे हैं, फी इज ऑफर्ड बाय देम। मगर अश्योरेंस में क्या होता है, क्या क्लाइंट आपको फी कोड करता है या आप क्लाइंट को फी कोड करते हैं? क्लाइंट आपको फी कोड करता है या आप क्लाइंट को फी कोड करते हैं? आप क्लाइंट को फी कोड करते हैं। जो चौथा मसला जो मेरे सामने आया वो ये है कि फी इज ऑफर्ड बाय क्लाइंट, जिसकी वजह से थ्रेट आ सकता है, इंटिमिडेशन आ सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। तो सवाल पढ़ के मैंने जो पंगे थे वो पंगे तो निकाल लिए, ठीक। सवाल मैंने पढ़ा और मैंने सवाल पढ़ के पंगों को साइड पे कर दिया, मगर ये 15 नंबर के लिए तो काफी नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोड ऑफ एथिक्स की रोशनी में इन चारों के ऊपर तफसीलन तफसीलन बात करनी पड़ेगी, इन चारों के ऊपर तफसीली बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, पहली बात ये करते हैं, मुझे जरा ये बताइए, अगर मैं शुरू करूं सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर, मैं यहाँ पे लिखता हूं, बल्कि यहाँ पे लिखता हूं फाइनेंशियल पोजीशन का पॉइंट। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था? सबसे पहली चीज कि वो पिछले 4 साल से लॉसेस में, पिछले 4 साल से वो लॉसेस में। दूसरा ये कि वो रीस्केड्यूल कर रहे हैं देयर लायबिलिटी विद बैंक, वो नेगोशिएट कर रहे हैं या रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं या रीस्केड्यूल कर रहे हैं। यानी कि मेरा क्लाइंट फाइनेंशियली नॉट साउंड, फाइनेंशियली इतना बंदा साउंड नहीं, ठीक, याद रख लोगी बात। अच्छा, दूसरा ये कि आप अगर वहां पे दोनों काम करते हैं, कल को वो ये भी कह सकते हैं कि यार तुम इसके पैसे पहले ले लो, इसके बाद में कर लेना, कि अभी तो वो अनसाउंड है, अभी वो फाइनेंशियली अनसाउंड है, जिसकी वजह से उसकी जो मैनेजमेंट है वो भी हमेशा अंडर प्रेशर होगी कि पैसे पूरे करने हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, एफआरएफ कर सकती है, ओ सॉरी, एफआरएफ नहीं, एफएफआर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ ये लोग जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका ये ऑडिट करूं, फर्ज करें, तो क्या मुझे इसका हिस्टोरिकल डाटा पकड़ना पड़ेगा? मुझे इसके ओनर्स के बारे में, इसकी मैनेजमेंट के बारे में चीजों को समझना पड़ेगा,
क्योंकि मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, बेसिकली यहाँ पे थ्रेट कौन सा है, सेल्फ इंटरेस्ट। मुझे इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को मिनिमाइज करना है, और वो उस वक्त मिनिमाइज होगा जब मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करूंगा कंपनी की, प्लस कंपनी के ओनर्स की, प्लस कंपनी के डायरेक्टर्स की, प्लस की मैनेजमेंट पर्सनल्स की। फिर मुझे यहाँ पे पुराने ऑडिटर्स यानी कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी बात करनी पड़ेगी, उससे भी पूछना पड़ेगा, उससे भी इंक्वायरी डालनी पड़ेगी। पहला पॉइंट समझ आ गया, जो उनको मसला है फाइनेंशियल वाला। अच्छा, दूसरा, क्लाइंट कहता है कि मेरी कंसल्टेंसी कर दें, वो ऑडिट कराने में लीस्ट इंटरेस्टेड है। क्लाइंट जो है वो लीस्ट इंटरेस्टेड है कि वो आपसे ऑडिट करवाए। लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर ऑडिट, और चाहता क्या है, कंसल्टेंसी। वो आपको एडवाइजरी रोल में मिलना चाहता है, ना कि अश्योरेंस प्रोवाइडर के रोल। उनका जो मेन फोकस है वो है ही टुवर्ड्स कंसल्टेंसी। अब यहाँ पे रिस्क ये है कि शायद वो हमें उस तरीके से इज्जत ना दे पाए जिस तरह वो ऑडिटर को देते हैं, क्योंकि जब आप एक ही क्लाइंट के लिए मल्टीपल काम करें तो जो या जिस तरह की इज्जत मिलती है ऑडिटर्स को, थर्ड पार्टी ऑडिटर्स को, उनको बकायदा अप्रिशिएट किया जाता है उनकी तमाम सर्विसेज के लिए। हम लोग जो कि दो काम कर रहे हैं तो हम शायद उस तरीके से ना आ पाए, प्लस कंफ्यूजन रहेगी हर वक्त कि हम कौन से रोल में काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जब आप नॉन अश्योरेंस भी दे रहे हैं और अश्योरेंस भी दे रहे हैं एक ही क्लाइंट को, तो क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आ सकता? हाँ जी, क्या इसके साथ आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं मिलता कि जब आपने कंसल्टेंसी वाला काम भी किया है फिर आप उसी काम को ऑडिट भी कर रहे हैं, मसला आएगा, आपकी ओपिनियन खराब होगी, क्योंकि आप एक तरफ एडवाइस कर रहे हैं कि तुमने मार्केटिंग कैसे करनी है, तुमने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, और एक तरफ आप उनकी एफएस के अंदर ये सारी बातों को खुद ही सॉलिड भी कर रहे हो। तो इसके सेफगार्ड्स क्या है? इसके सेफगार्ड्स क्या है? नंबर 1, डू नॉट असेस या डू नॉट टेक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 2, different audit teams for audit and different teams for that service, सेपरेट टीम बना लें। अच्छा, नो डिस्कशन बिटवीन द टीम, सिर्फ बनाना काफी नहीं है, इंप्लीमेंट भी तो करना है। नो डिस्कशन बिटवीन द टीम, नो डिस्कशन बिटवीन ऑडिट टीम एंड अदर टीम। फिर अगर आपको शक पड़ रहा है, आप एक एडिशनल बंदे को बुला के रिव्यू भी करवा सकते हैं। आप एक एडिशनल बंदे को बुला के रिव्यू करवा लें। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला था वो था फी वाला। जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आया है इस सवाल में, दैट इज फी। कि फी जो है 150,000, 1500,000 इज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड भी कर ली और कम्युनिकेट भी कर दी, कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट। तो ये जानी चाहिए थी, जो कि रॉन्ग है। ये बेसिकली जानी चाहिए थी फ्रॉम ऑडिटर
टू क्लाइंट। ये इस तरीके से मूव होनी चाहिए थी, इसकी मूवमेंट का तरीका कार ही गलत है। इसका मतलब ये है कि वो इसको एक सिंगल एक्टिविटी काउंट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं कर रहे। जो मेन कंसर्न है मेरा वो ये है कि उन्होंने कंबाइंड फी दी है। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में स्ट्रेट अवे एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो इसको इकट्ठी एक सर्विस काउंट कर रहे हैं, जो कि एक नहीं है। तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये दो डिफरेंट है, दोनों के डिफरेंट बजट्स बनते हैं, दोनों के डिफरेंट टीम्स आएंगी, तो डिफरेंट काम है, आप ये इकट्ठा नहीं कर सकते। बेशक जाके अपने प्रीडिसेसर से पूछ लो कि क्या वो आपको अश्योरेंस के साथ ये वाले काम करके देता है या नहीं देता। तो जितनी वो चार्ज कर रहा है, क्या मैं उससे कम फी चार्ज कर सकता हूँ? मुझे बताइए, क्या कोड ऑफ एथिक्स ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं उस प्रीडिसेसर से कम फी चार्ज करूं? अलाउ करता है कोड ऑफ एथिक्स? नहीं करता, नहीं करता। तो मैं, अगर मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं, तो मुझे इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं नॉट चार्जिंग low fee than predecessor, उससे कम फी मैं चार्ज नहीं कर रहा। और ये फी फर्म खुद सेट करती है बेस्ड ऑन द वर्क, कितना काम है, और ये स्टैंड अलोन होती है। इसका जो ओवरऑल थीम है, जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम होता है फी का, वो बेस करता है काम के ऊपर, टीम के ऊपर, नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर। ये वाली बात समझ आ रही? फिर मुझे ये बताइए, शायद इस पॉइंट तक आप मुझसे कुछ पहुंचे हो, कुछ ना पहुंचे हो। इन्होंने कहा था 15000000। अब अगर फर्स्ट करें इसका ब्रेकअप हो, और हम कह रहे हैं एक तरफ कंसल्टेंसी है और एक तरफ ऑडिट है, मुझे बताइए इंडिपेंडेंट रहने के लिए किसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, ऑडिट की या कंसल्टेंसी की? अगर मैं इसको ब्रेक भी करूं तो किसकी अमाउंट को मैं ज्यादा करूंगा, ऑडिट वाली अमाउंट को या कंसल्टेंसी वाली अमाउंट को? इंडिपेंडेंट रहने के लिए मुझे मैनेजमेंट सर्विसेज वाले जो अमाउंट है उसको कम करना पड़ेगा, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अपनी ऑडिट के पैसों को बढ़ाना पड़ेगा। मगर हाल की घड़ी में क्या ऐसा हो रहा है? हाल की घड़ी में वो लोग दूसरे सर्विसेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मगर ऑडिट की तरफ जो उनका रुझान है वो बस यही है कि रेलवे कट्टे से काम। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरी इंडिपेंडेंस भी हिट होगी, मेरी ऑब्जेक्टिविटी भी हिट होगी, और उनकी तरफ से क्या मुझे इंटिमिडेशन थ्रेट पड़ सकते हैं? तो वो इंटिमिडेट कर सकते हैं अगर ऑडिट की फी कम, बट अगर ऑडिट की फी ज्यादा हो तो फिर हम उनके ऊपर चढ़ने के मूड में होंगे, वो हमारे पे चढ़ाई नहीं कर सकते। तो सर जी, ये सवाल जो कि 15 नंबर पर है गालिबन, हाँ, ये सारी बातें लिखेंगे तो 15 नंबर आएंगे। आई कैप का एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है एग्जामिनीज फेल टू अंडरस्टैंड के प्राइमरी इंटरेस्ट कहाँ पे था और सेकेंडरी इंटरेस्ट कहाँ पे था, और ये चीज जरूरी थी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, और बच्चों ने वही चीज ओवरलुक कर दी। अब अगर बच्चा इस थीम पे ही नहीं पहुंच पाया, तो क्या इस बच्चे को पास करना चाहिए एग्जामिनर को? जो बच्चा इस थीम को ही नहीं पकड़ पाया कि प्राइमरी उनका इंटरेस्ट कंसल्टेंसी पे है और सेकेंडरी इंटरेस्ट ऑडिट पे है, तो वो बच्चा इस सवाल में पास होना डिजर्व नहीं करता। कहता है many examiners discussed the provision of consultancy, they did not adequately evaluate the threats, और फर्म कैसे मैनेज करेगी। वो कहता है जिसने ये पार्ट कर भी दिया था उससे थ्रेट्स नहीं संभाले गए, और थ्रेट्स के साथ साथ उसके सेफगार्ड्स भी नहीं संभाले गए। A significant number of examiners neglected to mention that audit fee should be distinct और सेपरेट होनी चाहिए
Furthermore, they did not discuss the implications of a management fee significantly exceeding the audit fee. ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सीड कर गई तो बहुत सारे मसले मसाइल हो जाएंगे। और अनसाउंड वाली बात तो बच्चों ने टोटली इग्नोर मारी, उनको जहन में नहीं रहा कि ये एक मेन पॉइंट लिखने वाला था। इन शॉर्ट बच्चों ने बोंगी मारी और सारे 15 नंबर लूज किए, क्योंकि इस सवाल में अगर मैं जाऊं तो सवाल नंबर 2 में देखें, द सेकेंड वर्स्ट रिजल्ट है 11% का। अब आप मुझे अपने ईमान से बताएं, कोड ऑफ एथिक्स पे एक अच्छे लेवल के साथ अगर प्रिपरेशन की जाए तो क्या 100 में से 11 बच्चा पास होता? बताएं, ये सवाल क्या नंबर लेने वाला है या नहीं है? ये सवाल क्या नंबर लेने वाला है या नहीं है? डेफिनेटली है, मगर था। तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपने जब एक सवाल शुरू किया तो उसको तफसीली आंसर करें। सारी चीजें आपको सवाल के अंदर बनी बनाई मिल जाती हैं, सारे एस्पेक्ट्स उस सवाल के अंदर मौजूद है, मगर सिर्फ मसला ये है कि हम उसको सही से पकड़ नहीं पाते। डन। 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, पहला घंटा हम लोगों ने गुजार लिया, और अगर आपने गौर किए तो एग्जैक्टली 1.25 घंटा भी हो गया। 1 घंटा 15 मिनट हमने तकरीबन उतना ही टाइम लगाया डिस्कशन में जितना आपने लगाना था पेपर सॉल्व में, क्योंकि हमने देख लिख के किया। ठीक है, ब्रेक करते हैं, मुलाकात करते हैं 8:30 पे और बाकी के 3 सवालों को डिस्कस करते हैं। तो ब्रेक के बाद आए, रिपोर्ट्स का सवाल देखेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर इसके सवाल के साथ सेशन को एंड कर देंगे। 8:30 पे मुलाकात करते हैं रिपोर्ट्स के सवाल के साथ। 8:30 तक ब्रेक है।